नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है रोहित। तो इस वीडियो में आज जब हम शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति, और उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पर आए और वीडियो को पूरा देखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है संख्या पद्धति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण कि यदि ये चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, तो आपको आगे के जो सवाल हैं अगली कक्षाओं के समझने में बहुत ही मुश्किल होगी और अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो इसको ज़्यादा देर न करते हुए हम अच्छे से समझते हैं। और हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं, इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, तो जैसा कि नाम है तो इससे हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं कि ये चीज़ें वास्तव में होती क्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है। जैसे पहला हमारा जो प्रश्न बना, यानी प्रश्न वो ये बनेगा कि संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, अथवा संख्याएं क्या होती हैं। तो ये प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो हम बता रहे हैं संख्याएं यानी वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ ये वस्तुएं ले ली। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनको गिनकर कहेंगे 1, 2 और 3, तीन ये वस्तुएं हैं यानी। ठीक है, तो इनको हमने कैसे गिना, संख्याओं में ही गिना, तो ये हो गई संख्याएं। ठीक है, तो अच्छा, आशा है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, और दूसरा प्रश्न बनता है जो कि नाम से, ये जैसे संख्या पद्धति है तो उसी के नाम से ये बनता है प्रश्न दूसरा, यानी पद्धति का अर्थ क्या होता है, या पद्धति किसे कहते हैं, अथवा पद्धति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, अभिप्राय है, आशय है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो समझ लीजिए, यहाँ पर कार्य करने की विधि को ही पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि पद्धति क्या होती है, यानी कार्य करने की विधि को ही पद्धति कहा जाता है। अब अगला जो प्रश्न बनता है वो है अंक किसे कहते हैं, ये अंक हमने कहाँ से उठाया। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अंक किसे कहते हैं या अंकों की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, अंक ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनसे मिलकर संख्याएं बनती हैं। यानी अंक कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनसे मिलकर संख्याएं बनती है। और जो हमारी दार्शनिक प्रणाली है उसमें अंकों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली में हमारे अंकों की संख्या 3 है। अब इधर हम दिखा देते हैं आपको। तो जो हम पढ़ते हैं ना दार्शनिक प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम, उसी में हम अपना स्टडी करते हैं। तो उसमें जो अंकों की संख्या है वो 10 होती है। ये कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो हैं अंक होते हैं। ठीक, और यही हमारी डेसिमल सिस्टम में पूरे के पूरे होते हैं, इनके अलावा और कोई अंक नहीं होता है। ठीक, तो ये तो बात हुई कुछ बेसिक में। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो जो हमें पहली संख्या पढ़ना है वो है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, यानी नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या होती हैं, तो देखिए, यानी हमने जो परिभाषाएं सब पहले से ही लिख रखी हैं ताकि समय कम लगे और वीडियो छोटा बने। तो देखिए, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, और ये डट 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 चली ही जाएंगी। अब यहाँ पर इनको अगर हम समझें, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जब भी हम गिनती सीखते हैं तो कहाँ से सीखते हैं, 1 से। हमसे कह दिया जाए कि गिन कर बताओ आपके कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप तुरंत गिनना स्टार्ट कर देंगे। शून्य से नहीं करेंगे, ना ही किसी माइनस संख्या से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो सारी की सारी संख्याएं कितनी होंगी, क्या होंगी, गिनती वाली संख्याएं कहलाई जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब हमें गिनना हो कि हमारे घर में कितने सदस्य हैं, तो 1 से गिनेंगे। हमारे कक्षा में कितनी सीटें हैं,
इसी प्रकार से कुछ भी गिनना हो तो हम 1 से गिनती स्टार्ट करते हैं और वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं जो संख्या हमें प्रकृति ने खुद दी हैं वही प्राकृतिक संख्याएं हो गई। उसमें हमने बाद में कुछ और संशोधन किया तो आगे की संख्याएं बनी हैं जा करके। अब अगली जो संख्या आती है वो हमारी है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ नाम से एक क्लियर है, पूर्ण यानी पूरी, यानी इसमें जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक, होल वही सेम इंग्लिश वर्जन है नंबर्स। तो देखिए ये क्या होते हैं, यदि हम शून्य को प्राकृत संख्याओं के समूह में शामिल कर लें, ठीक है, तो जो समूह प्राप्त होता है पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इनके समूह को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने देखा था जो प्राकृत संख्याएं थी हमारी, प्राकृत संख्याएं कौन सी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस प्रकार से चलें। यदि इसमें हम क्या 0 को आगे और शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम 4 5 9 तक तो चले जाते गिनते, लेकिन 10 कैसे आता, 10 में तो 0 आता है, यानी तो 0 हमें इसमें शामिल करना पड़ेगा ना, तभी तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक, तो समझ सकते हैं और इन परिभाषाओं को आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। ठीक, तो शून्य को प्राकृत संख्याओं के समूह में शामिल करने से जो हमें समूह प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो समझ लीजिए, यानी पूर्ण संख्याओं का ही समूह होता है। तो हम कह सकते हैं कैपिटल W इजिकल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। अब देखिए इन्फिनिटी का अर्थ होता है अनंत हिंदी में, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है कि ये कहाँ तक चली जाएंगी। इससे ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि इससे छोटी या बड़ी कोई संख्या होगी। ठीक, उससे भी छोटी होगी, उससे भी बड़ी होगी, जो भी हम सोचेंगे। ठीक, अब देखो आगे क्या देखते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, देखिए पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक शामिल करने पर हमें जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इनके समूह को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यानी क्या कहा, पूर्णांक यानी पूरे पूरे अंक कहीं भी अधूरे ना हो, ठीक है, कम ज़्यादा ना हो। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक शामिल करने पर जो हमें संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। तो हम देखो कह सकते हैं कैपिटल Z बराबर होता है, अब देखो हम यहाँ क्या कहा, पूर्ण संख्याओं के समूह। पूर्ण संख्याएं कहाँ से, 0 से स्टार्ट होती हैं। सिंपली सा इतना समझ लेना, हमें 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। अब इनका जो समूह था ये, उसी में तो हमने क्या किया, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, जैसे -1, -2, -3, और ये भी कहाँ 0 इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो एक पूरा का पूरा समूह बना ये कहलाएगा पूर्णांक। ठीक है ना, इंटीजर्स। और पूर्णांक को हमें संख्या रेखा पर भी शो करना होता है। तो ये एक अलग चैप्टर है, ठीक है, उसमें देखा जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, कक्षा 6, 7, 8 सभी में पढ़े हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यानी परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स ये क्या होती हैं, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि Q का जो वैल्यू होगी वो क्या है, 0 नहीं होगी, तो वो होगी परिमेय संख्याएं। बात समझ में आ रही होगी। अब इनको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लो 1, ठीक है, (2, 3, 4, ठीक है ना, और इधर भी चलो -1, -2। अभी तो ये हम देख रहे हैं ये क्या है, हमारे पूर्णांक है। जबकि परिभाषा में क्या कहा है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो चलो इसके बटे भी हम 1 लिख देते हैं, 1 1, यदि सबके बटे में 1 लिख दें, ठीक है, या कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो अब देखो इनके बटे में 1 1 लिखा, तो ये भी P/Q के रूप में हो गई और ये भी P/Q के रूप में हो गई। तो ये कैसी संख्याएं बन गई, परिमेय। ठीक, तो समझ सकते हैं, यानी
कोई भी भिन्न है तो वो क्या है, परिमेय संख्या होती है। यानी XYZ कोई भी हमें भिन्न मिल जाए तो वो परिमेय संख्या ही होगी। तो ये बात क्लियर, ठीक है। यानी अंश और हर में कुछ भी मिल रहा है तो वो परिमेय संख्या है, ये हमें कंसीडर कर लेना है। तो चलो आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या ये जस्ट इसका अपोजिट होती हैं। तो देखिए, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे अब देखो √2, √3, √5, ठीक है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है आगे बताया जाएगा। तो बस इनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और यूजुअली ये हमें समझ लेना है कि जितने भी यानी वर्गमूल वाली संख्याएं हैं जिनको हम पूर्ण वर्ग रूप नहीं ज्ञात कर सकते, वो सभी की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। यानी वर्गमूल वाली संख्याएं जितनी भी मिलेंगी और यदि उनका हम पूर्ण वर्ग नहीं ज्ञात कर सकते तो वो सभी की सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। ये हमें नोट में विशेष ध्यान रखना है। तो चलो आगे कुछ और संख्याएं देखते हैं। अब देख लेते हैं सम संख्याएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी इवन नंबर्स, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी 2 से यदि किसी भी संख्या में डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है, तो समझ लेना है कि वो संख्या सम संख्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए नोट हमने लिखा, सभी सम संख्याओं की इकाई का अंक यानी 2, 0, 2, 4, 6, 8 ही होंगे। यानी हम कोई भी सम संख्या देखेंगे तो उनके इकाई के अंक में या तो 0 मिलेगा, यदि ये नहीं है तो 2 मिलेगा, सकता है 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 8 मिल सकता है। यानी इनमें से कोई ना कोई एक अंक जरूर मिलेगा। तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या में यहीं से ऐसे ही पहचान लेना है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया 10, 0 है, 200, 0 है, 304, यहाँ भी क्या 4 है, और 1002, 2 है, 208, इकाई का अंक क्या है 8 है। तो ये सभी की सभी संख्याएं कैसी हैं, सम है, यानी इनमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आगे विषम संख्याएं। अब देखते हैं भाई अगली जो संख्या है विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। तो इनमें देखिए क्या है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये जस्ट इनका अपोजिट है इवन नंबर्स का, ठीक। तो देखिए यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब नोट में देखते हैं, यानी सभी विषम संख्याओं की इकाई का अंक या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है। यानी इन्हीं में से एक कोई ना कोई होगा, ठीक है। यदि ये नहीं है तो वो संख्या विषम नहीं होगी। तो ऐसा हम देख सकते हैं। तो अब देखिए जैसे 101, 103, 1015, 2 यानी 1000 यानी 20,000, 121, 203, 309, इस तरीके से ये जो संख्याएं आई हमारी कैसी हैं, ये विषम संख्याएं हैं, ठीक। हम अच्छे से ऐसे ही समझ सकते हैं। तो सम विषम तो इसमें हमें कुछ पहचानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं हैं और कई बार सवालों में परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। या अभाज्य न लिख करके केवल आ जाता है प्राइम नंबर्स। इन्हीं संख्याओं को ऋण नंबर्स भी, ऋण संख्याएं भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो देखिए जो संख्याएं एक व खुद से विभाज्य होती हैं और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। यानी क्या कहा, जो संख्याएं एक व खुद से विभाजित होती हैं और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 को यदि हम देखें, ये या तो खुद से 2 से ही विभाजित होगा या तो 1 से होगा, और बताइए किसी संख्या से होगा, 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, यानी इवन किसी भी नंबर संख्या से ये 2 विभाजित नहीं हो सकता, ठीक है। अविभाजित होने का अर्थ है पूरा पूरा विभाजित होना। अब बताइए 3 क्या 2 से विभाजित होगा पूरा पूरा, नहीं होगा। 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। यहाँ पर हमने 8, 9 नहीं लिखे क्योंकि 8 जो है
2 से विभाजित हो जाता है 4 से हो जाता है, और 9 को भी नहीं लिखा, 3 से विभाजित होता है। ठीक है, 11, 13, इसी प्रकार से ये बहुत सारी संख्या हैं जो कि चलती रहेंगी अनंत तक के। ठीक है, तो ये समझ में आ गए होंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो कुछ आगे और देख लेते हैं संख्याएं। तो अब हम देखते हैं यानी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक, यानी जो संख्याएं, यानी देखो भाज्य का अर्थ होता है जिसमें भाग जाए। ठीक है ना, तो परिभाषा क्या बनी, जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, ये समझ सकते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। देखो 4 में 2 से भाग जाता है, 6 में 3 से जाता है, 2 से जाता है, 4 8 में 4 से 2 से, ठीक है, 9 में 3 से चला जाता है, 10 में 5 से, 12 में 6, 4, 3, 2, इन संख्याओं से जाएगा। इसी प्रकार से 14 में 2, 7, 15 में 3, 5। ठीक है, इस तरीके से ये विभाजित हो रही हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं, और ये इसी तरीके से अनंत तक चलती रहेंगी। ठीक, तो ये भी संख्याएं समझ में आ गई होंगी। तो अब देखते हैं अंत में वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए, यानी इनको अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं। और हाँ, जो हम इंग्लिश वर्जन बता रहे हैं तो इसको भी याद रखिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इंग्लिश में भी है, यदि हमें पढ़ना पड़ जाए पता चले तो पता रहे कि हाँ इंग्लिश में इनका अर्थ यही होता है। ठीक है ना, तो देखिए परिमेय संख्याएं, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स में क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ समझ में नहीं आया शायद कुछ, तो इधर समझ सकते हैं। वास्तविक संख्याएं बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय कैसे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल से समझें कि 3 कैसी है, परिमेय संख्या। 3/2 कैसी है, ये भी परिमेय। -1 कैसी है, परिमेय। √2 कैसी है, अपरिमेय। √3 कैसी है, अपरिमेय। 2 + √3 कैसी है, अपरिमेय। तो ये जो समूह पूरा का पूरा ये क्या है, वास्तविक संख्याएं। यानी ये जो भी संख्याएं परिमेय परिमेय सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक, आशा है ये सारी की सारी संख्या समझ में आई होंगी। कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं प्ले करके। तो बाकी के जो एक्सरसाइजेस हैं उनको हम बताएंगे आगे के वीडियो में, अगले वीडियो में। उनको पाने के लिए, देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।